नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयदीप है। हम लोग इससे पहले मिल चुके हैं 2 बार। मैं और गौरी इससे पहले 2 बार आपसे डिस्कशन कर चुके हैं। एक बार हमने टॉपिक जो डिस्कस किया था वो ये था कि बैकलॉग से कैसे छुटकारा पाएँ। और जब पहली बार हम मिले थे तो गौरी से हमारा जो डिस्कशन था वो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव था, जिसमें गौरी ने आपको ये बताया था कि कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी पूरी की थी और किस किस तरह के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस इन्होंने फेस किए थे और उससे कैसे ओवरकम किया था। और उस समय तो गौरी ने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स भी दिए थे। हम दोनों इस बात को लेकर के बहुत खुश हैं कि आपकी तरफ से हमको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं, बहुत सारे लोगों ने हमसे पर्सनली कांटेक्ट किया है और ये इस तरह के कई सवाल हमारे सामने कि हम नीट कैसे तैयार करें, 5 महीने बचे हैं, हम पढ़ाई कैसे करें, हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, हम किसी न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, कैसे खुद को बचाएं, सब्जेक्ट वाइज स्टडी कैसे करें। ज़्यादातर फिज़िक्स को लेकर के बच्चों की प्रॉब्लम होती है, फिज़िक्स पे बहुत सारे सवाल किए थे। और बच्चों को ये लगता है ऐसा, जैसा मुझे ऐसी फीलिंग है मेरी, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी बात नीट के एग्ज़ाम की आती है तो पता नहीं क्यों बच्चे जो है वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और बायो को थोड़ा लाइट कर देते हैं। मतलब ये फील होता है उनको कि शायद बायो रट लेने से काम चल जाएगा, या बायो को बहुत अच्छे से हम 4-5 बार मगअप कर लेंगे तो उससे मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अगर जो लोग आप देख रहे हैं, अगर आप में से किसी के दिमाग में ये बात आती है तो मैं आज आपको ये क्लियर कर दूं कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप नीट के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जितना इंपॉर्टेंट फिजिक्स है और जितना इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है उतना ही इंपॉर्टेंट जूलॉजी और बॉटनी भी है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन आपको 180 सॉल्व करने हैं। अगर 45 फिजिक्स और 45 केमिस्ट्री हैं तो 45 मैथ्स भी हैं, 45 बॉटनी भी हैं और 45 जूलॉजी भी हैं। अब सवाल ये है कि 90 क्वेश्चंस बायो के हैं, तो जिसका 50% रोल है आपके सिलेक्शन के लिए, उसको हम कैसे लाइटली लेंगे? अच्छा है क्या, बायो 11th-12th में पढ़ते वक्त ही अप्रोच डेवलप हो जाती है कि याद करने से काम चल जाता है, और यही अप्रोच लेकर के हम जब ड्रॉप लेते हैं पहले साल में और नीट की तैयारी शुरू करते हैं तो इसी माइंडसेट के साथ बायो को पढ़ना शुरू करते हैं। मगर अभी परसों जब मेरा डिस्कशन गौरी से इस बात के लिए हो रहा था, गौरी कल भी यहाँ आई थी, किसी वजह से वीडियो हम लोग कल बनाने वाले थे, नहीं बना पाए थे, मगर तब गौरी ने मुझसे बहुत सारी चीज़ें शेयर की, जिसमें उन्होंने मुझे ये बताया कि जूलॉजी और बॉटनी यानी बायोलॉजी को पढ़ने के लिए बहुत सारी मेहनत चाहिए और उतनी ही सिंसियरिटी चाहिए जितनी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए चाहिए, क्योंकि 90 क्वेश्चंस का मतलब है 360 नंबर, 360 मार्क्स, और ये 360 मार्क्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं आपकी रैंक में। ऐसा भी हो सकता है कि हम बायो को बहुत लाइटली लें, बायो हमारी ख़राब हो जाए और हम बहुत अच्छा स्कोर ना करें, तो नीट में हमारे लिए अच्छी रैंक ला पाना, अच्छा स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, बायो भी इम्पॉर्टेंट है, मेन मुद्दा ये है। तो आज हम लोग जब शुरुआत करेंगे तो आज हमारा जो बातचीत का विषय होगा वो प्योरली ये होगा कि ऑल यू नीड टू नो अबाउट एनसीईआरटी बायोलॉजी एक्सक्लूसिवली फॉर नीट 2023। यानी आप 2023 में अगर नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको बायोलॉजी कैसे पढ़ना है, उसमें किस तरह के मेथड्स अप्लाई करने हैं, क्या प्रोसेस अप्लाई करना है, किस पार्ट को कितना रोल इम्पॉर्टेंट है, आपको किस चीज़ के लिए कितने मार्क्स अलॉटेड हैं, उस पर आपका फोकस कैसा होना है, ये सारे डिस्कशन आज होने जा रहे हैं। अभी आज ये डिस्कशन बायो पे होंगे, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन में जब आपके सामने आएंगे तो हम फिजिक्स के साथ हो सकते हैं या केमिस्ट्री के साथ हो सकते हैं, और फिर उसके बाद वाले सेशन में जो सब्जेक्ट बचेगा हम उसे कवर करेंगे। तो आज स्पेशली गौरी ने फिर ये समय आज हम लोगों के लिए निकाला है, क्योंकि इनके पास भी अब समय कम होता जा रहा है। जैसे जैसे कॉलेज ज्वाइन करने, काउंसलिंग फाइनल होते ही कॉलेज ज्वाइन करने का समय आ जाएगा तो शायद गौरी भी इतना समय हम लोगों के लिए नहीं निकाल पाएंगी। तो ये अपना मैक्सिमम एक्सपीरियंस जो उन्होंने गेन किया है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके साथ शेयर कर लेना चाहते हैं। शेयर करने का सिंपल पर्पज़ ये है कि जो बेनिफिट्स इनको मिले हैं अपनी प्रिपरेशन से वो आपको बिना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए मिल जाए। मतलब आपको पहले से तैयार खाना मिल रहा है, आपको सिर्फ खाना है। अब खाने में भी आलस कर जाएंगे तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है, मगर गौरी की तरफ से जो आपको मिलने वाला है आज, मुझे लगता है वो बायो को बहुत हद तक आसान कर देगा। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, गौरी ने मुझसे शेयर भी किया था कि लास्ट टाइम यानी अभी 2022 में जब नीट का पेपर हुआ तो सबसे खतरनाक पेपर बायो में था। उसको पढ़ने में इतना समय जाने वाला था कि वो जो 90 क्वेश्चन थे वो 90 मिनट में तो नहीं होने वाले थे। यानी अगर बायो बहुत अच्छे से तैयार थी जिनकी, यही वो बच्चे थे जो बायो अच्छा कर पाए, वरना मैक्सिमम बच्चों ने बायो में बहुत प्रॉब्लम फेस की। तो गौरी मैं मतलब यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज हम लोग जो सेशन शुरू कर रहे हैं, हमारे सेशन का टॉपिक भी आज बायो है, तो आप बच्चों को बताएं कि उन्हें जूलॉजी बॉटनी पे किस तरह से फोकस करना है। और अगर आपके पास कागज़ पेन नहीं है तो प्लीज़ उठा करके ले आइए और बैठ जाइए सामने, और अगर है
तो नोट करना शुरू कर दीजिए, और अगर नहीं उठाना चाहते, नहीं लाना चाहते हैं, तो वीडियो को डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा। आपको बहुत सारी हेल्प इसमें मिलने वाली है, राइट। जूलॉजी बॉटनी अगले 5 महीने में आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ये चीज़ गौरी कैसे आप करेंगे आपको अभी बताएंगे। तो गौरी मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, और आप आज जो बच्चों को बताने जा रहे हैं कि किस तरह से जूलॉजी और बॉटनी को प्रिपेयर करना है, वो इन्फॉर्मेशन आप सारे व्यूअर से, सारे स्टूडेंट से, हमारे दर्शकों से शेयर करिए, और आप लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और मैं अब बीच से हटता हूँ क्योंकि एक मेंटर खड़ा हुआ है और बच्चे सामने हैं, तो बीच में मेरे बहुत ज़्यादा समय लेने का समय है भी नहीं, और कोई वजह भी नहीं बनती है। तो गौरी कैरी ऑन, आप इन लोगों के साथ डिस्कशन करिए। ये डिस्कशन जब खत्म होगा तो 5 मिनट के लिए हम लोग फिर आपस में डिस्कस करेंगे, और फिर इस सेशन को क्लोज करेंगे। तो इट्स ऑल टू यू गौरी, सारी चीज़ें मैं आपको देखनी है, यू कैन कैरी ऑन। थैंक यू सर। Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and if you are new here, welcome back to our YouTube channel. My name is Gauri Mishra and I have secured an All India rank of 2633 with a marks of 660 out of 720, and my individual score of botany and zoology is 175 out of 180 in both the subjects. Okay, so today the topic is how to basically prepare your biology for NEET 2023. बहुत सारे लोगों का ये जैसे डाउट रहता है कि बायोलॉजी को प्रिपेयर कैसे करना है। फर्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं बात करूँगी कि बायोलॉजी का वेटेज एज यू नो कि 50% रहता है आपके पूरे नीट के पेपर में, तो उसको आपको बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, बहुत ही अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है। एंड उसके लिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स जो भी मैंने अपनी थ्रू आउट जर्नी में सीखे हैं वो मैंने कंपाइल करके मैं आपके सामने बता रही हूँ। और इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं विच आई थिंक इफ़ आई वुड हैव नोन बिफोर, तो मैंने बहुत कुछ चेंज अपने प्रिपरेशन में फ्रॉम द बिगिनिंग कर लिया होता। बट आपको अगर इससे कोई भी हेल्प मिलती है तो आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर मेंशन करिएगा कि कौन से टॉपिक से आपको क्या मतलब इम्प्रूवमेंट आपकी प्रिपरेशन में आया है। सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सम पॉइंट्स टू पॉन्डर जिस पे आपको बहुत ही फोकस करने की ज़रूरत है। ट्राई टू यूज़ न्यू NCERTs इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओल्ड वंस। इससे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बेसिकली जो ड्रॉपर्स हैं एंड जो फ्रेशर्स हैं, जो फाउंडेशन कोर्स कर रहे होते हैं, उन्होंने अपनी NCERT में बहुत सारा एक्सेसिव मतलब कंटेंट ऐड कर रखा होता है कि हमारे पास NCERT का कंटेंट तो है ही, बट उसके साथ इतना सारी चीज़ें हम लोग ने स्टिक कर रखी होती हैं, ऐड कर रखी होती हैं कि बेसिक हम लोग जब रिवाइज़ कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। पहले जो लिखा है साइड में वो पढ़ लें या पहले कंटेंट पढ़ लें। तो इस लाइन से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी NCERT को फ्रेश रखिए। कहने का मतलब है अगर आपने NCERT में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रखी हैं अपने थ्रू आउट प्रिपरेशन में, तो उसके अलावा एक न्यू NCERT खरीदिए ताकि जब उसको इस अप्रोच से आप पढ़ सकें कि आपको एजर्शन, रीज़न, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन करने, तो कोई और एक्स्ट्रा नेगेटिव मतलब चीज़ें जो हैं, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं, सॉरी नेगेटिव तो नहीं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपने लिख रखी है वो आपके माइंड को डेविएट ना करें। इसलिए न्यू NCERT रखिए। एंड ड्रॉपर्स के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप न्यू NCERT ही लीजिए, बिकॉज पुरानी NCERT होती है, बहुत कुछ चीज़ें हम उसमें लिख देते हैं, बहुत ओवर हाईलाइटेड रहती है, तो वो सही नहीं है पढ़ना। आप न्यू NCERT लीजिए और उसके साथ प्रोसीड करिए। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ ऑब्वियसली ट्राई नॉट टू ऐड टू मैनी पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स ऐड करने की ज़रूरत आपको NCERT में ही नहीं है। लाइक NCERT अपने में ही सफिशिएंट है कि आपको उसको ही बहुत ही अच्छे से करना है। तो बहुत सारा इररिलेवेंट डेटा उसमें ऐड करके आप अपने टाइम को अननेसेसरी मतलब ख़राब करेंगे। अगर आप जब पढ़ने बैठेंगे 1 घंटे के चैप्टर को आप फालतू में 2 घंटे देंगे, तो उससे अच्छा है कि आप अपने जो NCERT का कंटेंट है उसको ही कन्फाइंड रखिए और उसके साथ प्रोसीड करिए और उसको ही मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा कुछ एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर NCERT डिराइव्ड कोई पॉइंट हमें मिलता है, कोई टेस्ट में ऐसी कोई चीज़ हमें मिलती है, तो हाँ हमें उसे ज़रूर ऐड करना चाहिए। बट आप भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं लाइक एनिमल किंगडम है और ये सब है कि NCERT में बहुत प्रिसाइज तरीके से दे रखा है, बट अगर हम लोग देखते हैं इन जनरल तो वो बहुत ही वास्ट टॉपिक्स हैं। तो आपको वो सारी डिटेल अपनी NCERT में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो इररिलेवेंट है। आपको उससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेगा, तो आपको अननेसेसरी ऐसी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है जिससे आपका टाइम ज़्यादा लगे।
And next thing is stay away from highlighters if you are reading for the first or second time. So what is the general tendency कि जैसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं we take highlighters and start highlighting the points, मतलब we started painting whole paragraph. So we don't need to do that. हमको ऐसा नहीं करना है. Even the first time when I was reading मैंने भी ऐसे ही किया था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था. ठीक है, तो दीज आर सम पॉइंट्स विच आई हैव लर्न इन अ वेरी हार्ड वे बहुत टाइम बाद. एंड मुझे लगता है कि अगर मुझे पता होता तो मैंने बिगनिंग से इन चीज़ों को फॉलो किया होता. बट येस, आप जब पहली बार किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो स्टे अवे फ्रॉम हाईलाइटिंग द थिंग्स. ओके, फर्स्ट टाइम इफ़ यू आर रीडिंग, और सेकेंड टाइम अगर आप रीड कर रहे हैं तो भी आप हाईलाइटर से दूर रहिए. इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ. हाईलाइटर का मतलब क्या होता है कि हमको वो पर्टिकुलर कीवर्ड, पर्टिकुलर लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई वी आर हाईलाइटिंग इट सो दैट वी कैन दोबारा जब हम लोग उसको पढ़ें तो हम वी कैन रीविजिट इट. ओके, सो एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट लाइन बाय लाइन. सो हम उसको हाईलाइट करके ये नहीं बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. इसीलिए मैं कह रही हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड रीडिंग में आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है. जब हम थर्ड और फोर्थ रीडिंग कर रहे होंगे तब अगर हमें कोई ऐसा पॉइंट लगेगा कि हमने इसको फर्स्ट या सेकेंड टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ा था बट स्टिल ये हमारे दिमाग से फेड हो गया है, तब हम उसको हाईलाइट करेंगे तो हमें उसका प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा. सो ये था ये पॉइंट. एंड फोकस मोर ऑन टेबल्स. जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स में कुछ टेबल्स दे रखी हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, और कई जगह और हमारी एनसीईआरटी में टेबल्स दे रखी हैं. इकोलॉजी में दे रखी है, मतलब 2 व्हीलर्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए जो भारत वाला जो नॉर्म है वो कैसे एप्लीकेबल हुआ वो उसके बारे में टेबल्स बना के दे रखी हैं. और डेटा इंक्लूड्स की कितनी भी डेट्स हैं, मतलब डेट्स कौन कौन सी दे रखी हैं, और जो भी कह सकते हैं कि शेप्स दे रखे हैं. माइटोकॉन्ड्रिया का शेप दे रखा है, और स्टमक का शेप दे रखा है, वासा रेक्टा का शेप दे रखा है. ये सब चीज़ें जो फैक्ट्स हैं, डेटाज जो हैं उनकी बात है. और एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम्स. एग्जाम्पल्स का ये कि एग्जाम्पल्स जैसे कि आपका दे रखा है, अगर मॉर्फोलॉजी हम लोग देखें तो मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. इकोलॉजी में देखें तो दे रखा है कि कौन मतलब बहुत सारे प्रोजेनीज को फॉर्म करता है और कौन बहुत कम प्रोजेनीज को फॉर्म करता है. और इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स हमारी पूरी एनसीईआरटी में रखे हैं. एनिमल किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं और डायग्राम्स क्यों, बिकॉज हमारी एनसीईआरटी में कलर डायग्राम्स हम लोग देखते हैं, बट जब वो हमारे एग्ज़ाम में आएगा तो वो कलर्ड प्रिंटेड होके नहीं आएगा, वो आएगा ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में. तो इतने अच्छे से हमें जितने भी डायग्राम्स हैं उनसे थॉरो होना है कि अगर ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में वो आ रहे हैं और उनकी लेबलिंग दे रखी है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा पार्ट है, मतलब कौन सा पार्ट क्या लेबल करना चाह रहा है. तो आपको इन चीज़ों पे एक्स्ट्रा फोकस करते हुए अपने माइंडसेट को ऐसा बना के ही प्रोसीड करना है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है. दूसरी चीज़ है प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स एंड ऑडियो नोट्स. ऑब्वियसली मोर देन 10 टाइम्स 12 टाइम्स 20 टाइम्स पढ़ना, अगर हम सोचेंगे हम खाली रीड कर करके पढ़ लेंगे इतनी बार तो इट्स इम्पॉसिबल. बहुत सारा टाइम चाहिए, तो उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप करनी पड़ती हैं जिससे आप मल्टीपल रिविजन अपना कर पाएँ. सो इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स और ऑडियो नोट्स हेल्प करेंगे. इफ़ यू वांट टू नो कि शॉर्ट नोट्स और ऑडियो नोट्स मैंने पर्सनली कैसे प्रिपेयर किए थे तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट. ठीक है. एंड शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. मैंने काफ़ी जो मेरे मतलब मेरे लिए जो टफ़ थे टॉपिक्स उनके लिए शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया था एंड ऑडियो नोट्स भी प्रिपेयर किया था, जो कि मेरा जो अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो वो टाइम को भी मेरे यूटिलाइज़ कर लेता था. और दूसरी बात क्या है, शॉर्ट नोट्स हम लोग बनाते हैं, माइंड मैप्स बनाते हैं, तो उससे एक फोटोजेनिक मेमोरी रहती है. और ऑडियो नोट्स मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो उससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो हमको ऐसे याद आ जाता है कि अच्छा शॉर्ट नोट में मैंने ऐसे या यहाँ पे मार्क करके लिखा था. तो इस तरीके से हमारी मेमोरी डेवलप करने में वो हेल्प करता है और मल्टीपल रिविजन में तो हेल्प करता ही है. नाउ रेगुलर मॉक टेस्ट, देयर एनालिसिस एंड रेक्टिफाइंग द मिस्टेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. इतना करने के बाद हमें मॉक टेस्ट भी देना है. हमें बिल्कुल छोड़ नहीं देना है कि जब हमारे पूरे 38 चैप्टर हो जाने वाले हैं तब हम मॉक टेस्ट देंगे. और मॉक टेस्ट देना ही बड़ी बात नहीं है. मॉक टेस्ट को एनालाइज करना और जो मिस्टेक्स हमने उसमें से निकाली हैं
उनको अपनी मिस्टेक कॉपी पे लिखना और उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू फेच गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। नाउ फोकस ऑन रेगुलर रिविजन। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमने एक टॉपिक पढ़ा है तो उसको हमने फॉर अ लॉन्ग टाइम छोड़ दिया एंड देन जितनी मेहनत करके हमने वो टॉपिक कवर किया होता है फिर हम वो लैग करने लगते हैं। नाउ कमिंग टू द चैप्टर्स, there are 10 units which includes 38 chapters. Broadly I am telling you genetics and evolution. This unit contains 3 chapters. Ecology contains 4 chapters. Biotech contains 2 chapters. Reproduction is a very important unit because इस बार बहुत ही technical questions उससे आए थे. It includes 4 chapters including plant as well as human reproduction. Cell biology includes 3 chapters, plant physiology includes 5 chapters, diversity includes 4 chapters, human physiology includes 7 chapters, human welfare includes 3 chapters, structural organization includes 3 chapters. Now the major question arises, how to revise NCERT multiple times. So I have designed a very smooth plan for you all कि कैसे आप multiple revision अपना NCERT का कर सकते हैं, and if you are starting from now also then you can also do very good, very best I can say in for your NCERT का biology वाला जो part है, but after 1 month, after 2 month ये कोई नहीं कह सकता कि अगर आप तब स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे. This is the high time to start and to become serious बिकॉज दिस इज़ द मेजर पार्ट. आई होप ये जो जितना मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपकी बहुत हेल्प करेगा. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एक बार तो NCERT पढ़ ली होगी एंड ड्रॉपर्स जो होंगे उन्होंने पढ़ी होगी, और जिनके मार्क्स 600 के बहुत क्लोज होंगे उन्होंने मल्टीपल टाइम्स भी पढ़ी होगी. बिकॉज गेटिंग 600 और क्लोज टू 600 मीन्स 590 और 580 मीन्स यू आर डेफिनेटली क्लोज टू 300-320 इन बायोलॉजी, which means you have a command on biology but you have to little brush up your knowledge or your preparation for getting 350 or 360. okay, so first thing is कि आपको 1 month में अपने 38 chapters को complete करने का target लेना है. You have to complete all the 38 chapters of your NCERT biology in 1 month. 30 days में 38 chapter करना अगर आप सोचेंगे ऐसे तो आपको बहुत बड़ा टास्क लगेगा, बट मैंने जो प्लान बनाया हुआ मैं आपको बताती हूँ. इफ़ यू फॉलो दैट सो इट विल बिकम ईजी फॉर यू एंड यू कैन रिवाइज इट ईजिली एंड देन यू विल फाइंड दैट इट इज़ पॉसिबल टू डू दैट. सो 30 डेज में आपको 38 चैप्टर्स, सो 1 चैप्टर पर डे, ये तो बहुत ही समझ में आ रहा है इजीली कि 1 चैप्टर पर डे हम करेंगे तो 30 डेज़ में हम अपने 30 चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं. और जो 30 डेज़ में हमें 30 चैप्टर करने हैं वो चैप्टर करने हैं जो बड़े हैं और उनसे स्टार्ट करना है. लाइक लिविंग वर्ल्ड है और जो छोटे चैप्टर हैं उनसे आप एक पूरा बायोलॉजी का सेक्शन अगर आपने एक दिन का रखा है वो आप पूरा उसको दे देंगे तो वो उतना वर्थ इट नहीं होगा. आप उन चैप्टर से स्टार्ट करिए जो बड़े हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, इस तरीके से स्टार्ट करिए. तो 1 चैप्टर पर डे करना है. इट मे टेक यू 1 आवर और 2 आवर्स में भी. सो इतना टाइम तो आपको ऑब्वियसली डिवोट करके चलना ही है, तो इतना आपको करना है 1 चैप्टर मतलब पर डे. सो 30 डेज़ में यू हैव टू डू 30 चैप्टर. नाउ आप जो 8 चैप्टर्स हैं उनको कैसे एडजस्ट करेंगे. जो स्मॉल चैप्टर्स हैं जो स्मॉल चैप्टर्स हैं लाइक लिविंग वर्ल्ड, सेल डिवीजन, इस तरह के जो चैप्टर्स हैं जो 4-5 पेजेस के हैं. लिविंग वर्ल्ड हो गया और सेल बायोलॉजी हो गया. सेल बायोलॉजी होल एज अ यूनिट इंक्लूड्स 3 चैप्टर्स. सेल डिवीजन, सेल ऑर्गेनेली वाला जो पूरा चैप्टर है एंड बायोमोलिक्यूल्स. जैसे कि सेल डिवीजन वाला चैप्टर है दैट इज़ लिटिल स्मॉल, ठीक है, मतलब वो छोटा है कंपैरेटिवली बाकी से. तो उस तरह के जो चैप्टर्स हैं जैसे कि लिविंग वर्ल्ड हो गया, सेल डिवीजन हो गया, और वो टॉपिक्स आपके कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होंगे NCERT में जो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे. तो इस तरह के टॉपिक्स को करके कुछ 8 मतलब 38 चैप्टर्स हैं, कुछ तो 8-10 चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे. उन 8 चैप्टर्स को आपको ऐसे रखना है जो आपको 1 चैप्टर पर डे करें उनके साथ आप उनको इंक्लूड करिए, ताकि कुछ दिन में आपको 2-2 चैप्टर ऐसे करके आप 30 डेज़ में 38 चैप्टर्स को कंप्लीट करिए.
तो जो 8 चैप्टर्स हैं जिनको आपको किसी तरह एडजस्ट करना है बाकी अपने जो शेड्यूल है, वो चैप्टर्स हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं, जो छोटे हैं, और जो कि हम कह सकते हैं कि वीकेंड्स पे भी अगर हमें टाइम मिलता है तो हम भी वहाँ पे एक चैप्टर की जगह 2 चैप्टर कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको 30 डेज़ में 38 चैप्टर्स अपने करने हैं। स्ट्रॉन्ग चैप्टर ज़रूरी नहीं है कि आपका छोटा वाला ही हो, बड़ा वाला भी अगर चैप्टर आपका कोई स्ट्रॉन्ग है, लाइक जेनेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, तो आप उसको कंपैरेटिवली जल्दी कर लेंगे, तो आप 2 चैप्टर उसके साथ कर सकते हैं। लाइक आपने जेनेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है, आपने वो कर लिया, उसके अलावा कोई और चैप्टर मिला के आपने कर लिया। तो 30 डेज़ में आपको 38 चैप्टर्स करने हैं। ओके, सो नाउ यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 3 टाइम्स। अगर आप लाइक एक बार पढ़ चुके हैं तो आप 2 बार फिर ऐसे करिए। अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो आप 2-3 मंथ्स आप ऐसे करिए कि एक रीडिंग बहुत ही फाइन रीडिंग आपको देनी है, जहाँ पे आप एग्जाम्पल्स और इनको मैंने जो पहले पॉइंट्स बताए हैं माइंड में उनको रख के आपको पढ़ना है, कि डायग्राम्स पे फोकस करना है, डेटास पे फोकस करना है, और जितने भी टेबल्स हैं उन पे फोकस करना है। इन चीज़ों को फोकस करते हुए आपको पढ़ते हुए चलना है, ऐसे मतलब रैंडमली नहीं कि रीड करने लगे। बहुत ही फाइनली आपको 1 और 2nd टाइम जो आप रीडिंग देंगे बहुत ही फाइन तरीके से देना है आपको। एंड सेकेंड थिंग इज ट्राई टू रीड कम्प्लीटली इन 20 डेज़। नाउ 1 मंथ का जो टारगेट है वो हमारा कंप्लीट हो गया, और 1 मंथ वाले टारगेट को हमें 3 टाइम्स रिपीट करना है। इट मीन्स कि ऑलमोस्ट हम 2 to 3 टाइम्स अपनी एनसीईआरटी को अब तक रिवाइज कर चुके हैं। और अब हमको आगे कैसे प्रोसीड करना है। जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, तो जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे सोलोनेसी में कौन सारे एग्जांपल दे रखे हैं, बहुत सारे जो एग्जांपल दे रखे हैं उनको हमें याद करते हुए चलना, उनको छोड़ना नहीं है कि हम बाद में याद करेंगे। जब आप पढ़ रहे हैं उनको याद करते हुए चलिए। उसमें जो डिफरेंट हेडिंग्स दे रखे हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स कौन से हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से हैं, इन सबको अब तो साथ ही साथ निपटाते चलिए। ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, लाइक जितना भी ड्रग और वाला पार्ट है, कौन सी ड्रग कहाँ से डिराइव्ड है, वहाँ उसके रिसेप्टर्स कहाँ रहते हैं, मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको लर्न करते चलिए, क्योंकि लर्न करना मतलब मेमोराइज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है। अब लर्न कैसे करेंगे, तो लर्न वही जैसे अगर आप उसको बार बार पढ़ के लर्न करते हैं, या मैं पर्सनली उसको रफ कॉपी पे लिख के लर्न करती थी, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो जब 2 से 3 बार करेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि आपका बहुत सारा पॉइंट्स ऑलरेडी कवर हो गया, आपको बहुत चीज़ें ऑलरेडी याद है। तो जब आप 20 डेज़ वाले प्रोसेस पे आएंगे तो आपका ऑलरेडी जो बहुत एक चैप्टर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था वो कम टाइम लेगा। और उसके साथ आपको कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आपने जेनेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, आपने उसका ऑडियो नोट बनाया हुआ है, तो अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा लाइन बाय लाइन बैठ के पढ़िए, आप टाइम निकाल के उसको बहुत मतलब कॉन्शियस होके अपने ऑडियो नोट्स को सुनिए। अगर आपने कोई शॉर्ट नोट बना रखा है, जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स के स्पेसिफिकली बनाए थे जो मेरे वीक थे, जैसे कि एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, और इन चीज़ों के मैंने बना रखे थे बिकॉज ये थोड़ा मेरा वीक सेक्शन था, तो आप उससे अपना रिवाइज़ करिए। वो कंपैरेटिवली जल्दी देता है बिकॉज हम लोग ने माइंड मैप के फॉर्म्स में हम लोग ने बनाया होता है, तो वो हमारा रिवीजन उससे जल्दी होता है। ऑलरेडी जब हम लोग 3 बार पढ़ चुके हैं तो ये हमारा कम टाइम लेने वाला है। तो अब हमको 20 मिनट्स में 20 डेज़ में हमको कंप्लीट करना है अपनी दोनों एनसीईआरटीज़ को, और इस प्रोसेस को भी हमें 4 टाइम करना है। मतलब हम लोग ने 30 डेज़ में, ठीक है, 3 बार किया है, 30 3 टाइम एनसीईआरटीज़ हो चुकी हैं। अब हमको 20 डेज़ का टारगेट लेना है और हमको उसको भी 3 से 4 बार करना है। तो कुल अगर हम लोग देखें तो हमारी 6 to 7 टाइम्स ऑलमोस्ट एनसीईआरटी रिवाइज्ड हो जाएगी इस प्रोसेस से। अब हमें क्या करना है, ट्राई टू कंप्लीट इन 15 डेज़। 15 डेज़ यू कैन से 2 वीक्स, ठीक है, 2 वीक्स में आपको कंप्लीट करना है, ये टारगेट आपको लेना है। और फिर से वही कि आप इसमें शॉर्ट नोट्स, ऑडियो नोट्स, इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को भी आपको 2 से 3 टाइम्स करना है, कि आपने 15-15 दिन में, मतलब आपने टारगेट ले लिया कि मुझे करना है, जैसे एक यूनिट का आपने टारगेट ले लिया। जब आपको ये 15 डेज़ वाला करना है तो आप यूनिट वाइज बैठो कि आज ये वाली यूनिट करनी है या दूसरी यूनिट करनी है या 2 यूनिट के हाफ पार्ट करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे तो आप 15 डेज़ में भी कर लोगे। अगर आपको इस पर डिटेल्ड चाहिए कि 15 डेज़ में कैसे करनी है या 20 डेज़ में कैसे करनी है या मैंने कैसे की थी, तो आप उसको कमेंट में लिखना, मैं उसको अगेन डिटेल में बना दूँगी। सो अब ये तो हो गया। अब इतना करने के बाद
आप जब आपको ऑलमोस्ट पेजेस भी कभी कभी लर्न हो जाएंगे कि इस पेज पे ये दिया हुआ है, उस पेज पे वो दिया हुआ है, इसके बगल में वो दिया, इस तरह की मेमोरी जनरेट हो जाएगी इतनी बार पढ़ने के बाद। और ये अगर आप मतलब बहुत ही कॉन्शियस होके पढ़ रहे हो ना, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आपकी एनसीईआरटी इतने प्रोसेस के बाद स्ट्रांग हो जाने वाली है। कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई मतलब अब 1% भी डाउट नहीं है। जब आप इतना कर लोगे तो आपको ऑलमोस्ट 99% चीज़ मेमोराइज्ड रहेंगी कि ये आपकी पर्टिकुलर टेक्स्ट में कहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या करना है एग्ज़ाम के पहले बहुत मतलब अगर हम 1-2 घंटे किसी टॉपिक को पर्टिकुलर बैठ के देंगे कि इवोल्यूशन ही 2-3 घंटे पढ़ लिया, तो फिर हमारी पैनिक स्टेट आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि अच्छा ये तो मुझे चीज़ें याद भी थी, तब भी मैंने उसको बार बार पढ़ लिया। तो आपको ये नहीं करना है। आपको स्मार्ट वर्क क्या करना है, अब आपने इतनी बार पढ़ ली है तो अब आपको देखना है इतनी बार भी पढ़ने के बाद आपके वीक एरियाज़ कहाँ पे रह गए हैं, वो आप कैसे कर सकते हो। आपको लगाने हैं मॉक पेपर्स, फुल मॉक लगाना है। आप स्पेशली सिर्फ बायोलॉजी का भी कर सकते हो अपना टाइमर लगा के। और ये जो मॉक पेपर्स हैं आपको टेलीग्राम कई सारे पेपर मतलब चैनल्स रहते हैं उन पे अवेलेबल होते हैं। और ग्रेविटी में भी अगर आप हो तो पुराने एसआरजी के बहुत सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ही मतलब इन डेप्थ एनसीईआरटी बेस्ड थे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो अगर आप यहाँ पे हो। नहीं तो आप टेलीग्राम पे अगर आप चैनल बताना तो मैं आपको कई सारे चैनल्स ऐसे बता दूँगी जो कि सबको देते हैं। मतलब आप उसमें जाके पेपर्स ले सकते हो, उसमें ऐसा कोई मतलब आपको पे नहीं करना है, बहुत ही फ्री रहता है सबके लिए, जैसे यूट्यूब पे रहता है। तो आपको वहाँ से मॉक लगाना है और उसके बाद अपनी गलतियों को लिखना है कि इतना पढ़ने के बाद भी आपका कौन सा चैप्टर वीक रह गया है, वो टॉपिक्स को आप लिखिए और अब पर्टिकुलरली आपको सिर्फ उस टॉपिक की रीडिंग करनी है। सो बिफोर एग्ज़ाम सॉल्व फुल मॉक फॉर बायोलॉजी टू रिवाइज होल सिलेबस इन 1 डे। ये कितना मतलब बढ़िया आपका कॉन्फिडेंस जनरेट कर देगा अगर आप एक दिन में अपनी पूरी बायोलॉजी को प्रिपेयर कर लेते हो। वो मॉक टेस्ट के थ्रू ही हो सकता है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 मॉक लगा पा रहे हो कि 2 मॉक लगा रहे हो। जैसे आप 60 मिनट्स या 40 मिनट्स का टाइमर लगा के ऐसे 40 मिनट्स में 40 क्वेश्चन ऐसे कर रहे हो तो आप 2 भी लगा सकते हो। और उसके बाद आपको करना है एनालाइज, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद भी कौन से टॉपिक्स आपके वीक रह गए हैं और अब आपको उन पे फोकस करना है। नाउ द बिग क्वेश्चंस जो कि अराइज होते हैं, हाउ मैनी टाइम्स यू नीड टू डू एनसीईआरटी। रफली अगर देखा जाए तो इतनी बार जब हम लोग अभी जो भी प्रोसेस हम लोग ने देखा 6 to 7 टाइम्स हम लोग उसको रिवाइज कर चुके हैं, तो मिनिमम 6 to 7 टाइम्स तो हमको करना ही है। और उसके बाद अगर आप और जितना कर सकते हैं 1 डे वाले प्रोसेस में आप उतना करिए तो आपकी 10 प्लस रीडिंग्स ऑलमोस्ट हो जाएंगी। तो आइडियली आपको 10 to 12 टाइम्स तो करना ही है। एंड देन विच बुक फॉर प्रैक्टिस, आई वुड से कि प्रैक्टिस से ज़्यादा रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज एजर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो जिसमें आपको मेमोराइज्ड होना चाहिए कि पर्टिकुलर चीज़ आपके एनसीईआरटी में कहाँ लिखी हुई है। बट अगर आपको तब भी बुक करनी है, जो कि आप करोगे तो आपको फ़ायदा होता है, अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड बुक करो तो आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स इस तरह की बुक्स जो हैं वो ले सकते हो। एंड नाउ हाउ मैनी टाइम्स टू कवर नोट्स, ठीक है। नोट्स लोग बहुत मुझसे पूछे थे कि नोट्स कितनी बार पढ़ने हैं, तो ये डिपेंड करता है आपको नोट्स कैसे हैं। आपके नोट्स अगर एनसीईआरटी बेस्ड हैं तो आप उनको रख लो अपने रिवीजन करने के लिए। जब आप 20 डेज़ वाला कर रहे हो तो आप कुछ चैप्टर्स उससे भी कर सकते हो। और अगर आपके नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, विच आई मीन टू से कि अगर आप फाउंडेशन के पढ़े हुए हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखाते हैं टीचर्स, जो कि ज़रूरी भी है, बिकॉज आपका बेस उसके बिना नहीं बन सकता है। कोई भी अगर डायरेक्टली एनसीईआरटी उसको पकड़ा दी जाएगी तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो पूरा प्रिपेयर कर ले, तो वो एक ज़रूरी है। बट अब वो चीज़ें आपके समझने के लिए ज़रूरी थी, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए ज़रूरी थी, बट अब आपके रिविजन प्रोसेस के लिए वो ज़रूरी नहीं है। तो या तो आप अपने एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं तो आप उनको साथ रखिए, और अगर आपके नोट्स अगर वैसे पूरे बेसिक वाले हैं तो आप एनसीईआरटी पे ही फोकस करिए। और एनसीईआरटी अगर नोट्स पढ़ रहे हैं एक बार तो अपनी एनसीईआरटी 5 to 6 टाइम्स पढ़िए। पीवाईक्यू से आपको वेटेज पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते रहें। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि अब एनटीए इज़ नाउ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। बायोटेक जो था उसका वेटेज 2 to 4 या 4 क्वेश्चंस का रहता था, बट 2021 में अबाउट 10 to 12 क्वेश्चंस बायोटेक से आए थे। सो एनटीए इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। यू कैन नॉट से कि कौन सा
टॉपिक से ही क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको PYQ से एक वेटेज तो पता चल जाएगा, बट स्टिल आपको सारे टॉपिक्स पे इक्वली कमांड रखना है। नाउ NCERT एग्जाम्पल, NCERT एग्जाम्पलर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप उसको कर लेते हैं, आपके उसमें 1 लाइनर क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और कई सारे टॉपिक्स पे प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि एक मतलब वैरायटी दे रखी है उसमें कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप वो कर सकते हो। उसकी जो थ्योरी दे रखी है शॉर्ट क्वेश्चंस की सब्जेक्टिव पैटर्न पे, आप उसको रीड भी कर सकते हो। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। और उससे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। डू यू नो अबाउट द स्टाउट एक्सिस? ओके, सो NCERT का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठा के उसमें से पढ़ रहे हो, मतलब आपको बहुत ही कॉन्शियस होकर पढ़ना है, एज आई ऑलवेज से। सो आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, डू यू नो व्हाट इज़ स्टाउट एक्सिस? एंड फॉर हिंट आई एम मेंशनिंग कि आपकी NCERT में ही दिया हुआ है, बहुत ही रेलिवेंट चीज़ है, आपके नीट में एग्ज़ाम में एज इट इज़ आ सकता है। तो अगर आपको पता है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड वी विल बी बैक विद सच वीडियोस ऑन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स फर्दर. Till then, do subscribe the channel and write your opinions in the comment section, your queries in the comment section. Share the link with your friends. Thank you. सर भी आने वाले थे। सर नहीं है। अच्छा, मुझे लगा ये लोग आ रहे थे तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। नहीं, ये तो हमने इसलिए मेरा टाइम को नहीं, तो मैं बोली